को टेकल आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पता होंगी, केवल फैक्ट फैक्ट तो फैक्ट भूल जाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, तो कम से कम वहां के आसपास की चीजें पता रहेंगे तो वहां आप इंटरलेट करके क्वेश्चन को कर लेंगे। इसलिए सभी के लिए यह वीडियो अच्छी है, मतलब सभी के लिए यह वीडियो जरूरी है, तो सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। अब यहां पर भी कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। देखिए बहुत शॉर्ट करके मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को उठाएंगे ना, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को उठाएंगे ना, तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी चीजें मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस समय क्या किया जाता है, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कर दी जाती है और सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा की भी शुरुआत कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्या किया जाता है कि एक तरह से सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्या किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा कब किया जाता है, तो 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा किया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से भारत में सिविल सेवा परीक्षा की कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी जाती है दोस्तों, तो 1853 के चार्टर एक्ट में किया जाता है। अब इस समय जो गवर्नर जनरल होता है ना भारत का, उसके कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता है। कहा जाता है भाई एग्जीक्यूटिव और जो कानूनी से संबंधित कार्य हैं वो हम आपके अलग कर देते हैं। और इसी समय क्या हो जाता है, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में, मतलब जैसे कह सकते हैं संसद होती है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, कानून बनाने की शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, कानून बनना शुरू हो जाएगा, तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हो जाती है, जो कि एक लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। तो लघु संसद का मतलब यह है कि जो केंद्रीय विधान परिषद होगी वो छोटी सी संसद के जैसे ही कार्य करेगी। जैसे आज की जो संसद है ना, जैसे आज पार्लियामेंट क्या करती है, बताइए आप लोग, आज पार्लियामेंट क्या करती है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है, यानी कि जिसे विधायिका बोला जाता है, लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। तो उसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। यानी कि संसद एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, कानून का निर्माण करती है और नए कानून को बनाती है, पुराने कानून में संशोधन भी करती है। ये बात तो आप जानते ही हैं। उसी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव की कह सकते हैं की स्थापना कर दी जाती है और जिसका काम क्या होगा, कानून बनाना, जो कि एक लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दी गई। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, तो इतना आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन इसको आपको जरूर फोकस करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 1773 से लेकर 1853 तक की बातें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, 1853 तक की बातें हमने आपको बता दिया है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में संवैधानिक विकास, यानी कि सॉरी, जो संवैधानिक विकास है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब चला जाता है, ऐसा कब होता है। देखिए 1853 के बाद क्या होता है, 1853 के बाद क्या होता है, एक बड़ा बदलाव होता है। आइए मैं आपको उस बड़े बदलाव के बारे में बताता हूं, समझिएगा अच्छे से। आगे चलकर क्या होता है, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, बड़े दुष्ट किस्म के होते हैं वाकई में बड़े दुष्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमें बहुत परेशान कर देते हैं, कुल मिलाकर हमारा शोषण ही करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक खास बात है जो कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, अगर एक बार लोग खाने पीने के लिए नहीं देंगे ना, चलेगा। ठीक है, अगर वे हमें डांटते हैं ना तब भी चलेगा, गाली गलौज भी दे देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेते हैं, इतना हमारे अंदर सहन शक्ति है। लेकिन हमारे देश में एक खास बात यह है, अगर हमारे धर्म के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया तो जिसने छेड़छाड़ किया वही नहीं रहता। मतलब ये समझ लो कि यहां से वो चला ही जाता है और उसे जाना निश्चित हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप जीवन में कुछ भी करिएगा भारत में, लेकिन एक काम मत करिएगा, वो है भारत के धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। क्योंकि जब जब लोगों ने भारत के धर्म के साथ छेड़छाड़ किया तब तब उसे यहां से जाना ही पड़ा, चाहे वो मुगलों की बात करें या उससे पहले की बात करें या उसके बाद की बात करें। मतलब भारत में धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों एक कहानी बनती है 1857 की क्रांति से। 1857 में क्रांति होती है, यानी कि ये जो मैं कहानी आपको बताने चल रहा हूं ये 1857 की बात है, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिपाही विद्रोह भी कहा जाएगा। ठीक है,
या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए पहला बिगुल बज जाता है कि अब भारत देश को आजाद करवाना ही होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कह सकते हैं शोषण कर रहे थे। अंग्रेज हमें सुन नहीं रहे थे, बस अपनी ही बातों को ऊपर करते थे। हम बहुत परेशान हो चुके थे। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो रोना तो चाह रहा है, वो रोना तो चाह रहा, बस कोई टच कर दे। मतलब हम तो रोना ही चाह रहे हैं, बस कोई टच कर दे, बस बच्चा तो रोने ही लगेगा। फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या होता है। उसी तरह से हम बहुत पहले से ही दबाव में झेल रहे थे। हम ब्रिटिशर से तो इतना परेशान हो चुके थे कि इनका मन करे तुरंत गोली मार दें। सॉरी, हमारा मन करे तो हम तुरंत गोली मार दें, हमारा बस चले तुरंत गोली मार दें। मन तो बहुत करता था लेकिन मार नहीं पाते थे, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं कि हमें एक बार हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करें, इंकरेज करें कि तुम तो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस तरह तो कोई कहने वाला था नहीं। तो यहां पर क्या होता है, एक बदलाव होता है दोस्तों 1857 में। दरअसल क्या होता है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, या जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि भारतीय लोगों को भी सिपाही बनाती थी। मतलब भारत के लोगों को भी कहीं ना कहीं सिपाही बनकर या सेना में भर्ती कर कर रखती थी, ताकि उसका कार्य अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। अब क्या था, बंदूक जो हुआ करती थी, जो राइफल हुआ करती थी, उसमें कारतूस यूज किया जाता था। ठीक है। और पहले क्या होती थी, अलग से कारतूस आती थी जो बढ़िया होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या होता है, 1857 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कारतूस को बदलाव कर देते हैं। अब कारतूस जो बनी थी दोस्तों, वो गाय और सुअर के चर्बी से बने थे। और उस कारतूस की खास बात यह है थे, उसकी जो बंदूक थी उसका नेम शायद रॉयल एनफील्ड था। ठीक है, शायद ही ये नाम था, रॉयल एनफील्ड करके था। ठीक है, या और कोई नाम रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, वैसे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि एक वो जो एक तरह से कारतूस होती है ना, उसको दांत से निकालना पड़ता था, और उसके जो बारूद हुआ करती थी उसको भरना पड़ता था, फिर उसमें भर कर चलाना पड़ता था। कुल मिलाकर राइफल या जो भी बंदूक हुआ करती थी, ठीक है, उस समय की। अब क्या था कि इसमें जो मुख्य कह सकते हैं सिपाही थे, वे थे मंगल पांडे, जो कि कह सकते हैं भैया पांडे जी हैं तो आप तो जानते ही हैं। पांडे जी जो हैं धर्म के बड़े पक्के हैं, और वसूलों के भी कहीं ना कहीं उस समय बहुत ज्यादा पक्के थे। आज भी लोग पक्के हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पांडे या पंडित जी की बेइज्जती कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा वसूलों के पक्के थे। दरअसल जब वे क्या करते हैं कि उस कारतूस को यूज करके आते हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं, वे काफी ज्यादा उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये देखो, ये पांडे जी हैं और ये अपने धर्म को भ्रष्ट करवा कर आ गए। ठीक है, धर्म को भ्रष्ट करवा कर आ गए। और जिसकी वजह से क्या होता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाग लग जाती है। तो वे क्या करते हैं, ब्रिटिशर से पूछते हैं, हाँ भाई बताओ क्या ये बातें सत्य है। तो ब्रिटिशर से झूठ बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है पता चल जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, मंगल पांडे जी के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, विद्रोह कर दिया जाता है। इस पर अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो और भी कहानी मैं आपको बता सकता था। ठीक है, तो मंगल पांडे क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता कह सकते हैं, या पहला विद्रोह होता है। कहीं ना कहीं ये आजादी से रिलेटेड ही है, लेकिन ये होता कोई और कारण से होता है। ठीक है, और आगे चलकर क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को क्या किया जाता है कि मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया जाता है। जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया जाता है, तो इसके बाद ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक तरह से 1857 की जो क्रांति होती है वो फैल जाती है। और लगातार लोग फिर क्या होता है, आज कहीं ना कहीं चलने लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स को मारना या जो भी जैसा मन करे वैसा होने लगा लगभग लगभग पूरे भारत में। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये विद्रोह फैल गया था। और जिसकी वजह से क्या था कि ब्रिटेन की जो सरकार थी वो ये देख रही थी, यानी कि जो वहां के राजा या रानी थे वे ये देख रहे थे, भैया यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ पर कंपनी को संभाल भी नहीं पा रही है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे चलकर क्या हो जाएगा कि हमें बहुत जल्द यहाँ से जाना पड़ जाएगा। तो फिर क्या किया जाता, आनंद फानन में क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा किसी तरह से इस विद्रोह को दबाया जाता है, किसी तरह से इस विद्रोह को दबाया जाता है। और 1858 में दोस्तों एक चार्टर एक्ट पास किया जाता है। 1858 में क्या किया जाता है, एक चार्टर एक्ट पास किया जाता है ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा। और सीधे कंपनी का जो शासन होता है ना, कंपनी का जो भारत में शासन होता है,
उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त करके अब भारत पर सीधा शासन किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारत का शासन है किसके अधीन चला जाएगा? अब ये जो है ब्रिटेन, जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन के अधीन चलाया जाएगा, और ब्रिटेन में किसके अधीन चला जाएगा? महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाएगा। तो महारानी, सॉरी क्या हो गया, लिख देता हूं, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। किसके अधीन चला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है भारत का पूरा शासन। अब क्या होता है कि जो विक्टोरिया होती है, महारानी विक्टोरिया होती है, वे स्वयं तो शासन करेंगे नहीं, वे क्या करती हैं? एक नया पद सृजित कर देती हैं। क्या करती हैं? एक नया पद सृजित कर देती हैं। एक तो अगर देखा जाए तो एक तो सचिव का पद सृजित कर देती हैं। कौन सा पद सृजित कर देती हैं? सचिव, यानी कि एक नया पद बना देती हैं दोस्तों, सचिव का पद। ये जो सचिव होगा ना, ये भारत की प्रशासनिक चीजों पर नियंत्रण रखेगा, और जो कि कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी होगा। कौन? सचिव जो होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सचिव को ज्यादा महत्व दिया गया। और साथ ही साथ जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, भारत का गवर्नर जनरल की बात करते हैं, ये जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उस समय बात करते हैं, उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय, ध्यान रखिएगा, 1857 के समय में क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब इसके पद में एक नया परिवर्तन कर दिया जाता है, कह सकते हैं इसके उपाधि में चेंज किया जाता है। अब क्या किया जाता है? एक और परिवर्तन किया जाता है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, उसे भारत का गवर्नर जनरल ना कहकर बल्कि क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन बन जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ही बन जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही जो था अंतिम गवर्नर जनरल भी था, और इसी बस गवर्नर जनरल को ही क्या कर दिया जाता है? उपाधि चेंज कर दी जाती है, यानी कि वायसराय कर दिया जाता है। बस इतना ही बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि 1858 में क्या किया जाता है कि भारत में जो कंपनी का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में कर रही थी भारत में, उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और सीधे ब्रिटेन का शासन भारत पर हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया होती हैं, उनके अधीन पूरा भारत का शासन चला जाता है। तो वे स्वयं तो शासन करती नहीं है, वे क्या करती हैं? एक नया पद बना देती हैं, वो बना देती हैं दोस्तों सचिव का पद, जिसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि तुम भैया ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य भी रहोगे। क्या रहोगे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहोगे। किसका सदस्य रहोगे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहोगे, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगे। अगर भारत में कुछ भी उथल पुथल हुआ ना, भारत में कुछ भी उथल पुथल हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी भी हुआ। जो सचिव की बात करते हैं, तो ब्रिटिश संसद के प्रति, किस संसद के प्रति? तो ध्यान रखिएगा, तो ब्रिटिश संसद के प्रति अगर देखा जाए तो इसे उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए हम समझ लेते हैं कि जो हमने बातें लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, जो मैंने पहले बता दिया, वही बातें मैं लिखा भी हूँ पहले से। चलिए आइए हम देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम, वही चार्टर एक्ट जिसे मैं कह रहा था, उसे भारत सरकार अधिनियम समझिएगा। ठीक है, 1858। तो 1857 में क्या हुआ? विद्रोह हुआ 1857 का। तो फिर सारी चीजें फिर से सिस्टमेटिक किया जाता है। अब क्या किया जाता है? ब्रिटेन का शासन, भारत का शासन कह सकते हैं, सीधा ब्रिटेन के हाथ में चला जाता है, यानी कि ब्रिटेन की सरकार या महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है, और वे क्या करती हैं? एक नया बदलाव करती है, जो कि हम देखने वाले भी हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, एक मिनट दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। वही बातें जो हमने आपको बताया था। ठीक है, और शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्ताक्षरित कर दी जाती है, यानी कि कह सकते हैं सीधा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। और यहाँ पर क्या बदलाव किया जाता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल के बजाय क्या किया जाता है? भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो भारत का पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, ये साले इनको मैं क्या ही कहूँ, इनको लॉर्ड कहना पड़ता है, भगवान कहना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, इनका नाम ही है।
लॉर्ड की बजाय सीधा कैनिंग कहने में क्या दिक्कत है, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो क्या कर सकते हैं ना। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, यहाँ पर तीन बातें याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो पहली बात याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो बंगाल या तो नेक्स्ट वाली पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था, पिछले क्या इसी क्लास में, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनता है वो वारेन हेस्टिंग बनता है। कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो होता है दोस्तों, देखिए ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो 30-30 मिनट की हो जाती है, फिर बाद में वो अलग से अपने आप से फिर 30 मिनट की हो जाती है। तो इसलिए मैं पहली या दूसरी वीडियो, कुल मिलाकर एक ही है, ठीक है। कुल मिलाकर ये चीजें आप सारी चीजें देख लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नहीं बाद में आप कहें कि इस वीडियो या उस स्लाइड में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको बताया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग बनता है। फिर बंगाल की गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है और कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं, एक कौन बनता है, तो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसने ही क्या किया था 1829 में, अच्छा इसने क्या किया था 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था, राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा का अंत कर दिया था इसने। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय में कौन था, तो 1857 के समय में गवर्नर जनरल जो भारत का था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। और उसके बाद क्या होता है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद क्या होता है, एक नया पद बना दिया जाता है, और क्या कहा जाता है, या एक नई उपाधि दे दी जाती है। और कौन सी उपाधि दी जाती है, वायसराय की उपाधि दी जाती है। तो अब क्या होता है, भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग बनता है। ये सारी बातें याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने एग्जाम में, लिख लीजिए अपने एग्जाम में। अब आप लोग हमें बताइए कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कि बस यूं ही वीडियो को देखते जा रहे हैं। देखिए, लेट कर अगर आप वीडियो को देखेंगे ना तो समझ में कम आएंगी चीजें, थोड़ा सा बैठ कर इत्मीनान होकर आप देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अगर सारी बातें भी समझ में आ रही हैं तो उसको भी बताते चला करें, अगर सारी बातें भी समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करिएगा, बताते भी चला करें। आप लोग बताते उताते नहीं है, सबसे बात तो यह है, कुछ लोग तो वीडियो देखकर चले जाते हैं। ये फिर क्या होता है, ये अनैतिक व्यक्ति माना जाता है। ये माना जाता है कि ये सामने वाला जो पर्सन है ना, इसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है। देखिए, अपना ही काम करिए लेकिन सही से करते चलिए। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को देखते चलिए, अगर समझ में आता है तो लास्ट में ये बता के चलिए, हाँ सर समझ में आया है, बढ़िया आपने पढ़ा है। आप हमारी महिमा मंडल मत करिए, हमें महिमा मंडल की आवश्यकता नहीं है कि हाँ आप मेरे बारे में खूब अच्छे से लिखें, ये जरूरी है नहीं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सर आपने पढ़ाया, हमें समझ में आया है, बाकी आप चीजों को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता। अब क्या कहा जाता है कि कानून बनाने में, यानी कि कानून बनाने में जो विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद में भारतीयों को भी शामिल करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि अब भारतीय लोग भी शामिल रहेंगे, क्योंकि आगे चलकर क्या होता है ना, ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाता है कि अगर भारत में शासन करना है ना तो भारतीय लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये जो ब्रिटिश सरकार होती है दोस्तों, वो क्या करती है, कहते हैं कि अब से क्या होगा कि विधान परिषद में भारतीय लोगों को भी हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन देखो, इतना चालाक थी ब्रिटिश सरकार, वे क्या कर रहे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में, मतलब तुम यहां बैठ सकते हो, बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, वोट देने के राइट्स नहीं थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बस आपको ले गया गया है बस। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, आपको इनविटेशन में आपके चाचा जी ले जाते हैं, तो सारा काम तो वही करते हैं, सबसे बोलचाल हर कुछ पूरा करते हैं, बस आप क्या होते हैं, मुंह बधिर बनकर आप खड़े रहते हैं, बस ऐसे खड़े रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप खाना खाए, चाचा जी खाना पीना खा रहे हैं, अगर आपने भी खा लिया तो ठीक है, नहीं लास्ट में चाचा जी बोलते हैं कि बेटा खाना खा लिया ना,
बोले हाँ ठीक है चलो अब ठीक है। तो ये समझ लो कुछ कुछ इसी तरह से चीजें हो जाती हैं कि भारतीयों को भी शामिल किया जाता है, बस भारतीय लोग क्या रहेंगे, केवल शामिल रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मौका ही नहीं है। प्रांतों और केंद्रों में विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। अब क्या कहा जाता है, जैसे अगर अभी देखा जाए ना तो केंद्र सरकार है ना, वैसे ही और राज्य सरकार है, वैसे ही अगर देखा जाए तो उस समय भी केंद्र सरकार कह सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, और राज्य मतलब प्रांत, पहले राज्यों को प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर क्या किया जाता है, विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी जाती है, अब जैसे अभी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है दोस्तों, संसद है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है, विधानमंडल है। दोनों का काम है कानून बनाना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह पर क्या है कि विधान परिषद ही रहेगी, चाहे वो केंद्र की बात करते हैं और चाहे वो प्रांत की बात करते हैं, दोनों जगह पर क्या किया जाता है, विधान परिषद की स्थापना किया जाता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें हर समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं। इस समय क्या किया जाता है, इस समय क्या किया जाता है, थोड़ा से विधान परिषद का आकार थोड़ा से बढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि अब कहीं ना कहीं चीजें बढ़ रही हैं तो अब विधान परिषद में का भी आकार बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को भी थोड़ा जोड़ना ही पड़ेगा, और विधान परिषद को अधिक शक्ति दे दी गई। अब कहा गया कि ये जो विधान परिषद है ना, इसे हम थोड़ा से ज्यादा पावरफुल दे देते हैं, यानी कि ज्यादा पावर से दे देते हैं। और क्या पावर दिया जाता है कि बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति दी जाती है। देखिए अब एक कहा जाता है कि बजट में आप क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं विधान परिषद में, ठीक है। विधान परिषद में क्या कहा गया कि विधान परिषद में क्या कहा गया, सॉरी, विधान परिषद की शक्ति में क्या बढ़ावा किया गया या क्या विस्तार किया गया, कहा गया कि देखो अब जो है बजट पर भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार्यपालिका मतलब जो सरकार होती है उससे प्रश्न भी अगर आपका मन करता है ना तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विधान परिषद के जो सदस्य रहे उनसे कहा गया भाई अगर आपको सरकार से कोई प्रश्न करना है, कार्यपालिका से कोई प्रश्न करना है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष चुनाव की भी शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ा से देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये बातें भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो उतना ज्यादा खास नहीं है। बस ये है कि चीजों को सुने रहेंगे ना, देखिए अगर आप चीजों को सुने रहेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप नहीं सुने रहेंगे तो फिर तो आप जानते हैं क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं ना भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, मार्लेमेंटो सुधार। अच्छा, ये जो मार्लेमेंटो सुधार है ना दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, ये जो मार्लेमेंटो सुधार है इसकी खास बात क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मार्लेमेंटो सुधार की, मार्लेमेंटो सुधार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी खास बात क्या है, चलो कोई नहीं मैं बताता हूं आगे। हाँ चलो चलेगा, कुछ की पॉइंट्स मैंने पहले से भी रखा था। ये जो मार्लेमेंटो सुधार है ना दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये जो मार्ले था ना, इसका पूरा नेम था लॉर्ड मार्ले। देखिए ये जितने भी ब्रिटिशर्स थे ना, इनके नाम पर कहीं ना कहीं लॉर्ड लगाना जरूरी हो जाता है। तो लॉर्ड मार्ले की बात करते हैं। एक कौन था, एक इंग्लैंड में भारत का सचिव था, एक जो था इंग्लैंड में भारत का सचिव। मैंने बताया था ना, जब 1858 वाला जो भारत सरकार अधिनियम आया, वायसराय के साथ कह सकते हैं एक सचिव भी बनाया गया था, और उस सचिव को सारी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति दे दी गई थी, यानी कि पूरा प्रशासनिक पावर उसे दे दिया गया था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता, मतलब ब्रिटेन में ही कहीं ना कहीं बैठता था, कुल मिलाकर भारत के प्रतिनिधित्व करता था, या भारत की सारी चीजों को वहां जाकर ब्रिटेन में बताता था कि हाँ वहां पर किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये जो लॉर्ड मार्ले था ना दोस्तों, ये लॉर्ड मार्ले की बात करते हैं ना, इंग्लैंड में भारत का सचिव था। कौन था, इंग्लैंड में भारत का सचिव। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो लॉर्ड मार्ले जो था दोस्तों, इंग्लैंड में भारत का सचिव था, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो मिंटो था ना, ये जो मिंटो था इसका भी लॉर्ड मिंटो कहा जाएगा, ठीक है। ये साले सब स्टूपिड थे, इनका नेम भगवान ही लगाना पड़ रहा है ना। तो लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं दोस्तों। ये जो लॉर्ड मिंटो था वो भारत का वायसराय था, ये भारत में वायसराय था, भारत में वायसराय। तो ध्यान रखिएगा, इस समय भारत में वायसराय कौन था, तो इस समय अगर आप देखें तो लॉर्ड मिंटो जो था भारत में वायसराय था। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही बातें आपके एग्जाम में पूछा जाता है जहां आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मार्ले था ना, मार्ले की बात करते हैं, लॉर्ड मार्ले। ठीक है, और जो मिंटो की बात करते हैं ना, लॉर्ड मिंटो। देखिए मैं जो क्लासेस शेयर करता हूँ ना, थोड़ा लेट शेयर करता हूँ, 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग क्या करते हैं कि सारा दिन घूमते रहते हैं इधर उधर, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 9 बजे 8 बजे अगर आपको 9 बजे तक क्लास में दूं, तो इससे क्या होगा, आप इत्मीनान से बैठकर पढ़ सकेंगे, आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा खुला हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अब ठंडी आ गई है ना, बहुत सारे लोग लेट कर पढ़ेंगे। ये लेट कर पढ़ने वाली आदतें खत्म कर दीजिए। पहले तो आप टेबल पर उठकर पढ़िए आराम से, टेबल पर मतलब टेबल पास चेयर लगाइए और आराम से चेयर पर बैठकर पढ़िए। कमर में दर्द हो रही ना, होने दीजिए, यही तो दर्द आपको सफलता दिलाएगी, यही दर्द आपको सफलता दिलाएगी, यही दर्द आपको सफलता दिलाएगी। नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आपके जीवन का शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है, अंत कहते होगा आपको नहीं पता चलेगा ना। तो मार्ले की बात करते हैं, तो मार्ले कौन था, ये लॉर्ड मार्ले जो था इंग्लैंड में भारत का सचिव था। और दूसरी बात करते हैं, मिंटो जो था भारत में वायसराय था। अब यहां पर क्या किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। किसके आधार पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि अब आरक्षित सीटें कर दी गई कि जहां जहां पर चुनाव होगा, मतलब जहां जहां पर मुस्लिम होंगे वहां पर केवल मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा और मुस्लिम वर्ग के लोग ही क्या करेंगे, वोट देंगे। यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत कब की जाती है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की जाती है। ठीक है, मार्ले मिंटो जब सुधार आया था, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जब आया था, तब कहीं क्या किया गया था दोस्तों, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दरअसल क्या है कि मैं पिछले काफी देर से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से लेकर अभी 11 बज रहे हैं, जो मैं क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वॉइस फंस रही है। चलिए देखते हैं इसको। तो इस समय क्या किया जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की जाती है, और कहा जाता है कि जहां पर भी एक तरह से मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनकी सीटें आरक्षित हम कर देते हैं, और वहां पर मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा, मुस्लिम वर्ग के लोग ही क्या करेंगे, वोट देंगे। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये मत सोचिए कि ये मुसलमानों के विकास के लिए चाह रहे थे, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, चाहे भारत के मुस्लिम या हिंदू मरे या जिए, इससे इनका कोई मतलब नहीं था, इनका कोई लेना देना नहीं था। ये अपना व्यक्तिगत फायदा चाह रहे थे, और इसलिए इन लोगों ने क्या चाहा कि एक काम कर लेते, एक कौम को अलग कर देते हैं, और दूसरी कौम जब अलग, एक कौम हमारे पक्ष में हो जाएगी, दूसरी कौम अपने आप से हमारे कह सकते हैं भले विरोध में रहेगी, हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। जब दोनों एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं एक मजबूत हो जाएंगे, और जिसे हमें काफी ज्यादा परेशानी पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले ही अगर देखा जाना, ये जो अधिनियम आया है ना, इसके पहले अगर आप देखें ना, बंगाल का विभाजन भी किया गया था 1905 में। ठीक है, और जब क्या हुआ था, काफी ज्यादा विरोध हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस समय। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो इस समय क्या किया जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की जाती है, और कब किया जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अब क्या कहा गया है कि एक तरह से जहां जहां पर मुस्लिम लोग हैं वहां पर मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा, और मुस्लिम वर्ग के लोग ही क्या करेंगे, वोट देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, भूलिएगा नहीं। देखिए कुछ बातें मैं जब आपको बता दूं ना, उसको आपको याद रख लेना, पत्थर की लकीर की तरह समझ लीजिए कि सर ने जो बताया वहां से क्वेश्चन आते हैं या आ ही सकता है, तो उसको अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं नोट क्या करना, आपको नोट ये करना है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत कब की जाती है, तो आप ये लिख दीजिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ इसका नेम लिख दीजिएगा। ये जो लॉर्ड मार्ले था भारत के में, इंग्लैंड में भारत का सचिव था, जो मिंटो था भारत में वायसराय था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी के बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ठीक है, इसी के बाद आएगा भारत
सरकार अधिनियम 1919 आएगा। क्या आएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 आएगा, जिसे बोला जाएगा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार